Hello students, welcome to Upasana ma'am sociology classes. So those students who have not yet subscribed to my channel, do so, do like, share and comment. जैसे कि बहुत बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम आप यूनिट वाइज रिविजन्स करा दीजिए, तो मैं ये रिविजन्स ही लाई हूँ। अगर आप लोग ने ये जो यूनिट 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिविजन नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख लो, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा रिविजन्स करके। तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी उस टाइम मैं 1000 MCQs पे ज़्यादा फोकस किया था, तो 1000 MCQs हमारा हो गया है, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो उसके बाद अभी यूनिट वाइज मैं आप लोग के लिए रिवीजन लाऊंगी। तो यूनिट वाइज भी एक ही यूनिट एक ही क्लास में नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबा यूनिट है। जैसे मैंने यूनिट 1 जो है हमारा वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपको पता है। तो पहला पार्ट है हमारा क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट है, फिर सेकेंड पार्ट में हमारे फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वो है। थर्ड पार्ट जो है वो मैं आज के क्लास में करा रही हूँ। थर्ड पार्ट में हमारा है सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, इंटरप्रिटेटिव, हार्म्योनेटिक ट्रेडिशन। सो इंटरप्रिटेटिव और हार्म्योनेटिक जो ट्रेडिशन है वो हमारा यूनिट 1 पार्ट 3 में है। जो भी जितने थिंकर्स हम पढ़ेंगे अभी के क्लास में, जो हमारे 5-6 थिंकर्स हैं, तो वो सब हमारे इस हार्म्योनेटिक ट्रेडिशन में फॉल करते हैं। ओके, हार्म्योनेटिक या इसको हम इंटरप्रिटेटिव भी बोलते हैं। ओके, सो इंटरप्रिटेटिव का नाम सुन के आप लोग को लग रहा होगा कि सबसे पहले मैक्स वेबर आए। तो यस, मैक्स वेबर ने ही ये इंटरप्रिटेटिव अप्रोच को स्टार्ट किया है। तो हार्मेन्यूटिक या इंटरप्रेटिव अप्रोच में हमारा जितने भी फेनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जितने भी थिंकर्स है ये सब में, तो ये सारे हमारे ये हार्मेन्यूटिक और इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन में आएंगे। सो एक एक करके मैं अभी सारे जो थिंकर्स हैं उनको, उनके जो बेसिकली जो की वर्ड्स है मैं जो अंडरलाइन करूँगी और जो मैंने लिखा है, तो उस हिसाब से आप उसको पढ़ें। तो सबसे पहले हमारे आ जाते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जो कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड हमारे किस में आएंगे, सिंबॉलिक इंटरेक्शन में आएंगे। तो इनका जो अप्रोच है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है। तो इनका जन्म हुआ था 1863 में एंड ही डाइड इन 1931। ही वॉज अ अमेरिकन फिलोसफर। सो कोई भी थिंकर आप पढ़ोगे तो उनके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ, उनका प्लेस ऑफ ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये आपको ज़रूर याद करना है। और साथ ही में मैं ये भी बोलूँगी कि कुछ की टर्म्स जो होते हैं थिंकर के साथ एसोसिएटेड, तो वो की टर्म्स को ज़रूर आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अमेरिका में। एंड ही इज़ प्राइमरली एफिलेटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। He is regarded as the founder of social psychology and the American sociological tradition, and his major contributions are symbolic interactionism and behaviorism. So इसमें इनका contribution है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि symbolic interactionism में इनका योगदान है, इनका contribution है, so इनको हम इसमें रखते हैं। So Mead is best known for his theory of self. Self emerges not by itself but through interaction with other. सेल्फ मतलब क्या होता है, हमारा जो स्वयं पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी हमारा कैसे डेवलप होता है, पर्सनैलिटी खाली अपने आप तो डेवलप नहीं होता ना। पर्सनैलिटी डेवलप्स ओनली व्हेन वी हैव इंटरेक्शन विद अदर, बल्कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया से होता है। स्वयं का उदय स्वयं से नहीं बल्कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया से होता है। तो ये जो उनका सेल्फ का थ्योरी है या सिद्धांत है, उसके लिए ये फेमस है। अब जो सेल्फ है वो डेवलपमेंट इनके इसका 3 स्टेजेस में होता है। यस, देयर आर 3 स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेज सेल्फ। सो पहला स्टेज है हमारा इमिटेशन स्टेज, सेकेंड इज प्ले स्टेज एंड द थर्ड इज गेम स्टेज। सो कुछ एज भी है, जैसे इमिटेशन स्टेज हम कह सकते हैं कि जो हमारा इन्फेंट होता है, मतलब जो 0 से 2 ईयर्स का जो बच्चा होता है वो बेसिकली इमिटेट ही करता है अपने पेरेंट्स का। जैसे मान लो मम्मी फ़ोन पे बात कर रही है तो बच्चा भी एक्टिंग करेगा कि वो भी फ़ोन पे बात करेगा। तो इमिटेशन ये सबसे पहला स्टेज है। उसके बाद मान लो 2 से लेकर 7 ईयर्स या 8 ईयर्स का जो एज होता है उसको हम प्ले स्टेज बोलते हैं। तो प्ले स्टेज में बच्चा एक्टिंग ही करता है, वो मतलब मान लो इस टाइम पे बच्चा स्कूल जाने लगता है, प्ले स्कूल जाने लगता है मैक्स। तो वो ज़्यादातर घर में आके क्या खेलता है, वो टीचर टीचर खेलता है, या फिर अपनी मम्मी को देख के वो क्या खेलता है, घर घर खेलता है। Yes, so that is the play stage. वो he is trying to take the role of the other person. So that is the play stage.
फिर उसके बाद जो बच्चा 7-8 साल से बड़ा हो जाएगा तो वो गेम स्टेज हो जाता है। तो इस गेम स्टेज में बेसिकली क्या होता है, बच्चे का जो सोशल नेटवर्क है वो थोड़ा एक्सपांड हो जाता है। अब बच्चा खाली पेरेंट्स या फिर स्कूल तक ही सीमित नहीं है। फिर बच्चा मान लो बड़ा हो जाएगा तो उसका अलग अलग क्लब, या मान लो स्विमिंग जाने लगा, या डांस जाने लगा, योगा जाने लगा, तो अलग अलग क्लब्स के साथ उसका सोशल सर्कल भी एक्सपांड हो जाएगा। तो सबसे वो सीखेगा। सो दैट इज द गेम स्टेज। सो जेस्चर्स एंड सिम्बॉल्स, और इसमें दो कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट अदर्स एंड जनरलाइज्ड अदर्स। सो सिग्निफिकेंट अदर्स कौन होता है? एक बच्चे के लिए सिग्निफिकेंट अदर्स उसके पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो सोशलाइजेशन होता है वो फैमिली में ही होता है, और फैमिली में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल मदर प्ले करता है, उसके बाद उसके पेरेंट, फादर, फिर उसके सिबलिंग्स, फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, जो जितने भी उसके आसपास के लोग हैं वो सिग्निफिकेंट अदर्स में आते हैं। तो बेसिकली जो इमिटेशन ऑफ प्ले स्टेज है, इसमें सिग्निफिकेंट अदर्स प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ सोशलाइजिंग द चाइल्ड। तो उसके बाद गेम स्टेज में क्या हो जाता है, हमारा जनरलाइज अदर्स की एंट्री हो जाती है। तो जनरलाइज अदर्स हमारे वो क्लोज फैमिली या टीचर, स्कूल टीचर, उस तक सीमित नहीं रहता। जनरलाइज अदर्स में और भी बहुत सारे लोग एक बच्चे के लाइफ में इन्फ्लुएंस करने लगता है। और सबसे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, ही लर्न्स टू टेक द एटीट्यूड ऑफ अदर्स। सो दैट इज द जनरलाइज अदर्स। फिर उसके बाद हमारे मीड ने आई एंड मी के बारे में भी बताया है कि आई, मैं और मैं। सो अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो वो मैं और मैं ही हो जाता है, बट आई एंड मी का बहुत ही दोनों डिफरेंट है। तो बेसिकली आई क्या होता है, आई इज द ईगो, मतलब नॉट ईगो, मतलब आई इज द इमीडिएट सेल्फ बोलूँगी, और मी इज द सोशल सेल्फ। ओके, आई क्या है, हमारा इमीडिएट सेल्फ है, और मी जो है वो हमारा सोशल सेल्फ है। सो व्हाट इज इमीडिएट सेल्फ? इमीडिएट सेल्फ मतलब मान लो मुझे अभी भूख लग रही है, तो मैं क्या बोलूँगी कि मुझे खाना है, तो जो तुम्हारा इमीडिएट मतलब ग्रेटिफिकेशन मांगता है, तो दैट इज आई। नाउ व्हाट इज मी? मी इज द सोशल सेल्फ। मान लो मैं अभी क्लास में हूँ, तो मुझे भूख लग रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं क्लास के बीच में उठ के जाके कुछ भी कर लूँ। यस, मैं वेट करूँगी कि क्लास मेरा ख़त्म होगा, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, खाना खाऊँगी। तो ये सबके साथ अप्लाई होता है। आई इज़ द इमीडिएट, जो हमारा इमीडिएट मतलब जो इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं, मुझे भूख लग रही है, मुझे रोना आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बहुत मतलब दुख दुख फील होता है, मतलब मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे रोना आ रहा है। बट मान लो मैं मेट्रो में हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं रो भी नहीं सकती हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगी। ये कंट्रोल कौन कराएगा? मी कंट्रोल करेगा। मी बोलेगा मी इज़ द सोशल सेल्फ। वो बोलेगा नहीं, अभी तू नहीं रो सकता है, तू घर जाएगा, उसके बाद तू अपना दिल खोल के रहो, घर में कोई नहीं देखेगा तुझे। यू अंडरस्टैंड मी? सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आई एंड मी। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ जीएस मीट। सो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद उनके इम्पॉर्टेंट बुक्स है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी 1934 का, प्ले, स्कूल एंड सोसाइटी 2001, मोमेंट्स ऑफ थॉट इन द 19th सेंचुरी 1936, ऐसे इन सोशल साइकोलॉजी 2001। एक्चुअली जीएस मीड ने खुद से कोई किताब लिखी ही नहीं। तो ये जो बाद में उनके डेथ के बाद जो उनके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनके जो लेक्चर नोट्स थे उसी को कंबाइन करके उन्होंने पब्लिश किया। बट स्टिल माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये हमेशा क्वेश्चन आता है 1934, तो ये जीएस मीट के साथ जाए। नेक्स्ट थिंकर जो आ जाएंगे हमारे कार्ल मैनहेम। सो कार्ल मैनहेम एक इम्पॉर्टेंट थिंकर है, नो डाउट, बट इनसे इतना डीप लेवल क्वेश्चंस ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि इनसे बेसिकली एक ही क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। सो ये आपको याद रखना है कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के साथ हम कार्ल मैनहेम को इंक्लूड करेंगे। इनका जन्म हुआ था 1893 एंड ही डाइड इन 1947। सो ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल हंगेरियन सोशियोलॉजिस्ट। सो ये हंगरी में बर्थ हुआ था ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन हिज famous book Ideology and Utopia, he distinguished between partial and total ideologies. So partial और total ideologies के बीच में इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो यूटोपिया क्या होता है। यूटोपिया इज समथिंग, जैसे हमारे कार्ल मार्क्स बोलते हैं ना कि एक सोशलिस्ट समाज आएगा, एक सोशलिस्ट सोसाइटी आएगी, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी, जो एक क्लासलेस सोसाइटी होगी, जहाँ पे
सब कुछ इक्वल होगा, कोई क्लास नहीं होगा, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो इस टाइप का जो सोसाइटी हम इमेजिन करते हैं वो सच नहीं होता, इट्स अ टाइप ऑफ हेलुसिनेशन, ऐसा सोसाइटी कभी आएगा ही नहीं। सो दैट इज यूटोपिया। एंड आइडियोलॉजी इज व्हाट, आइडियोलॉजी मतलब जो आप फॉलो करते हो, जो आपका आइडियोलॉजी है। तो हमारे कार्ल मैनहेम ने टू टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी में डिफ्रेंशिएट किया था, एक पार्शियल और एक टोटल। He criticizes historical relativism and focuses on relationalism. So ये जो टर्म्स मैंने मार्क किया है, तो जैसे मैंने बोला आपको की टर्म्स, तो इनको भी आप मार्क करो, इनको भी याद रखो कि हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म, रिलेशनलिज्म, ये सब अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो हमारा कार्ल मैनहेम के साथ होगा। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि इन्होंने 4 टाइप ऑफ यूटोपिया के बारे में बताया है, 4 टाइप्स ऑफ यूटोपिया। सो यूटोपिया क्या है, अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इट्स अ इमेजिनरी सोसाइटी जो एक्चुअल में कभी प्रिवेलेंट नहीं होगा। तो ये 4 टाइप ऑफ यूटोपिया क्या क्या है, ऑर्गेनिस्टिक चिलेज्म, लिबरल ह्यूमनिस्टिक यूटोपिया, द कंजर्वेटिव आइडिया एंड मॉडर्न कम्युनिज्म। सो इसको बस आपको याद करना है, डिटेल में अभी इतना जाने की ज़रूरत नहीं है कि 4 टाइप्स ऑफ यूटोपिया क्या क्या है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ यूटोपिया, ट्राई टू रिमेंबर देम। ओके, then creative intelligence is a group of people who can bring change in society. So obviously जो हमारे इंटेलिजेंस मतलब क्या है, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वही ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज में क्या कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। और इन्होंने सिस्टमेटिक सोशोलॉजी के बारे में बात किया है, इन्होंने मैक्रो और माइक्रो सोशोलॉजी दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट किया है। He discussed the structural epistemology of knowledge. So knowledge, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, उसके लिए ही तो इनका मेन कंट्रीब्यूशन है और इसके लिए हम इनको जानते हैं। फिर उसके बाद ये इनके फेमस बुक्स है। अब कभी कभी क्या होता है कि बुक्स को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके भी की टर्म्स से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले आइडियोलॉजी यूटोपिया 1936, डायग्नोसिस ऑफ अ टाइम 1953, conservatism a contribution to the sociology of knowledge 1986, structures of thinking 1980, sociology as political education 2001, men and society in the age of reconstruction 1940, freedom, power and democratic planning 1950, essays on the sociology of knowledge 1952. So these are some of the important books of कार्ल मैनहेम जो आपको ज़रूर याद करना है। और बुक्स आपको पता है कि ईयर वाइज ही आपको याद करना है, क्योंकि बहुत टाइम क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको क्रोनोलॉजिकली इनको अरेंज करना है। तो उसको अरेंज करने के लिए आपको बुक्स और उनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन याद करना है। सो बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम ये बुक्स और ईयर ऑफ पब्लिकेशन कैसे याद करें, कोई कहानी से हम याद करें या कैसे। तो कहानी वाला हेल्प तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर सकती हूँ। एक हेल्प मैं बस इतना ही कर सकती हूँ कि आप अपना जो पढ़ाई का टेबल है उसके सामने जितने भी बुक्स, ऑथर्स या जो भी है, पूरा वाल दीवार भर दो और उसको डेली रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद डेली पढ़ो। तो उसके अलावा तो मुझे और कोई उपाय तो लग नहीं रहा है कि जिससे हम बुक्स और ईयर ऑफ पब्लिकेशन याद कर पाएंगे। या तो हमारा, हमने दीवार में अगर नहीं भी रखा है, हमने अपना किसी कॉपी में नोट्स भी बनाए हैं, तो सबसे एक अलग ही मतलब कॉपी में तुम बस बुक्स और ईयर ऑफ पब्लिकेशन का ही एक अलग ही मतलब बनाओ, तो उसमें उसको डेली सुबह और शाम दोनों टाइम पढ़ो, तो उसी से ही याद होगा। और तो कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट थिंकर जो है हमारे, वो है क्लिफर्ड गिब्स। सो क्लिफर्ड गिब्स का जन्म हुआ था 1926 में एंड ही डाइड इन 2006 एंड ही वाज अ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, सो 2006 मतलब रिलेटिवली अभी मतलब रिसेंट ही है। तो 2006 में इनकी मृत्यु हुई और ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और ये सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी और इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी के प्रोपोनेंट थे। ओके, so at Chicago he became a champion of symbolic anthropology, which gives primary attention to the role of symbols in society. तो सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है, सिम्बॉल्स को ये लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, बहुत सारे सिम्बॉल्स है और सिम्बॉल में से वो कह रहे हैं कि इंटरेक्शन इज मेन, माइक्रो। और इंटरेक्शन लोगों के बीच में कैसे होगा, सबसे इम्पोर्टेंट सिम्बॉल क्या है फॉर इंटरेक्शन विथ ईच अदर इज लैंग्वेज। यस और नो, लैंग्वेज के माध्यम से ही हम लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। मान लो अभी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ करके मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ,
आप लोग को अगर हिंदी इंग्लिश नहीं पता तो आप लोग कुछ समझ ही नहीं पाओगे, नहीं समझोगे तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा। यस, एवरीथिंग विल बी ब्लैंक। सो उन्होंने सिम्बल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। सो उन्होंने कल्चर को भी क्या बोला है, कल्चर अकॉर्डिंग टू हिम इज अ सिस्टम ऑफ इनहेरिटेड कॉन्सेप्शंस एक्सप्रेस इन symbolic forms by means of which man communicate, perpetuate and develop their knowledge about life. सो इनके हिसाब से जो कल्चर है, कल्चर भी सिम्बॉलिक फॉर्म्स के थ्रू ही एक्सप्रेस होता है और लोग उसी से ही कम्युनिकेट करते हैं, अपना नॉलेज को बढ़ाते हैं। सो लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्बॉल और लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर कल्चर ऑल्सो। हमारे कल्चर का ही तो हिस्सा है ना लैंग्वेज। लैंग्वेज, रिलीजन, ये सब हमारे कल्चर का हिस्सा है और ये हमारे सिम्बॉलिक फॉर्म या सिम्बॉलिक तरीके से ही एक्सप्रेस होता है, तभी लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। यस, so he is best known for his focus on the meaning of religious symbols and for his extensive ethnographic studies of religion in complex society. So मैंने अभी यहाँ पे जो क्लिफर्ड गिब्स का फेमस रिलीजन का डेफिनेशन है वो मैं नहीं लाई हूँ, ये आपका होमवर्क है। ये आपको कहीं भी इंटरनेट में मिल जाएगा। क्लिफर्ड गिब्स डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। सो ये डेफिनेशन जो है एक बार आप लोग देख लेना, तो उसके लिए फेमस है। रिलीजन इज़ दी, मैं भी भूल रही हूँ, मूड्स एंड मोटिवेशंस इन मैन, ऐसे करके ही इनका सिंबल, सॉरी, रिलीजन का डेफिनेशन है। तो वो आप ज़रूर देखो। और इन्होंने रिलीजन के ऊपर बहुत काम किया है, उन्होंने एथनोग्राफिक स्टडी किया है और इनका ज़्यादातर स्टडी इंडोनेशिया में है, बाली में है, वहाँ पे इनका स्टडी है जिसमें वो रिलीजन के ऊपर बहुत सारा एथनोग्राफिक स्टडीज़ इन्होंने किया है। सो इनका इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस इसलिए रिलीजन ऑफ जावा है, इस्लाम ऑब्जर्व्ड है। सो ये इनके इम्पॉर्टेंट रिलीजन से रिलेटेड पब्लिकेशंस हैं। Following Gilbert Ryle, Keats holds that anthropologist's task is that of explaining cultures through thick descriptions which specifies many details, conceptual structures and meanings. So thin और thick description में दोनों में different है। मान लो मैं अगर बोल दूँ कि मैं आज नया टिफ़िन लेके आई हूँ स्कूल, सो दैट इज़ अ थिन डिस्क्रिप्शन। मैंने बस बोल दिया नया टिफ़िन। अब मान लो मैं बोलूँगी कि मेरे जो नया टिफ़िन है वो ग्लास का है, बोरोसिल का है, लीक प्रूफ है और पता नहीं क्या 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 क्या, मैं उसका वो स्क्वायर शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, पूरा उसका डेफिनेशन दे के मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो दैट विल बी अ थिक डिस्क्रिप्शन। सो क्लिफर्ड गिब्स भी यही कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम यही है कि वो कल्चर को किसी कल्चर को, अगर मान लो मैं किसी इंडिया में किसी ट्राइब के ऊपर मैंने स्टडी किया, तो उन ट्राइब का जो कल्चर है उसको मैं पूरा डिटेल्स में, माइन्यूट डिटेल्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ ऐसे शादी होती है, उनके यहाँ ऐसे मतलब रिलीजन होता है, इनके यहाँ ये होता है, बट एंथ्रोपोलॉजिस्ट का टास्क है टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी डिटेल, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर्स वो दे के एक्सप्लेन करना, जिसको इन्होंने थिक डिस्क्रिप्शन बोला है। और ये थिक डिस्क्रिप्शन वाला टर्म जो है इन्होंने गिलबर्ट राइल से बोरो किया है। ओके, देन डीप प्लेस notes on the Balinese cockfight is one of Clifford Gates's most influential article, which illustrate not only the meaning of a given cultural phenomena but also sees how culture as a set of texts to be read by the anthropologist. So ये इनका फेमस बुक है, डीप प्ले नोट्स ऑन द बैलेनिस कॉकफाइट। सो बैलेनिस कॉकफाइट मतलब कॉक्स जैसे फाइट करते हैं, तो उसका इन्होंने बहुत अच्छा वो लिखा है, मतलब मीनिंग करके उन्होंने लिखा है। अब कभी कभी क्या होता है, कल्चरल मीनिंग का ऐसा नहीं कि हम बस उसको देख लेंगे कि उसका ऊपर ऊपर से मीनिंग समझ लो कि ये बस कॉक फाइट कर रहे हैं। बस कॉक क्यों फाइट कर रहे हैं, उसका क्या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो जो बालिनीज सोसाइटी के लिए, तो उसको पूरा इन्फ्लुएंशियली पूरा उन्होंने ठीक डिस्क्रिप्शन के साथ एक्सप्लेन किया है। तो इससे यही बोलता है कि कल्चरल फेनोमेना सीज कल्चर एज अ सेट ऑफ टेक्स्ट टू बी रेड बाय द एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो अगर मान लो मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो तो मैं कल्चर को पूरा एक टेक्स्ट की तरह पढ़ूंगी। टेक्स्ट में पूरा डिटेल्स में लिखा होता है ना कि बस ऐसे ऊपर ऊपर से देख के आ जाए। सो गिट्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सन्स गिलबर्ट राइल, वेबर एंड एल्फ्रेड शूट्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट है।
सो एल्फ्रेड क्लिफर्ड गिब्स जो थे वो हमारे टेलकॉट पर्सन, गिलबर्ट राइल, मैक्स वेबर, एल्फ्रेड सुड, इन लोग से ये इन्फ्लुएंस थे ऑब्वियसली, क्योंकि इन्होंने अपने स्टडी में पूरा इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी को ही यूज़ किया है, इंटरप्रिटेटिज्म को यूज़ किया है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन. So he embraced hermeneutics obviously. He has done his fieldwork in some places like Indonesia, Bali, Morocco, Mojokoto. So ये कुछ places हैं जहाँ पे इन्होंने अपना फील्ड वर्क किया है. So ये places को भी आप मार्क करके रखो. फिर इनके फेमस बुक्स आप देख लो. सो स्टूडेंट्स डोंट वरी, मैं जो आपको PDF दूंगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, बट अभी मैं हिंदी को एक एक करके पढ़ के नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आई होप ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड. सो बाद में PDF में आप इसको देख लेना. सो फेमस बुक में इनका रिलीजन ऑफ जावा है 1960, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर 1966, पर्सन टाइम एंड कंडक्ट इन बाली 1966, लोकल नॉलेज फर्दर एसे इन इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी 1983, वर्क्स एंड लाइव्स द एंथ्रोपोलॉजिस्ट एट ऑथर 1988, पेडलर्स एंड प्रिंसेस 1963. सो ये ऑब्वियसली आपको अलॉन्ग विद ईयर ऑफ पब्लिकेशन बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट जो थिंकर है हमारे हेरोल्ड गार्फिंकल. हेरोल्ड गार्फिंकल का नाम आप सबने सुना है. इनका नाम हम एथनोमेथोडोलॉजी के साथ जोड़ते हैं. इनका जन्म हुआ था 1917 में एंड ही डाइड इन 2011. सो ही वाज एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हु टॉट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. He established ethnomethodology as a field of inquiry in sociology in the 1940s. Ethnomethodology is the methods that people use in their everyday lives. So इतना आई थिंक आप लोगों को पता है कि एथनो का मीनिंग क्या होता है. एथनो का मीनिंग होता है पीपल और मेथोडोलॉजी मीन्स मेथड्स. सो जो लोग अपने जीवन में जो भी मेथड्स यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उसी को इन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी बोला है. So ethnomethodology is the organization of everyday life and it examines the methods and procedures that people construct and account for their social world. तो सोशल वर्ल्ड में इंडिविजुअल्स को करना क्या है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, इंटरेक्शन में रहना है, इंटरप्रिटेट करना है. तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, कुछ डेली लाइफ में कुछ मेथड्स या प्रोसीजर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसी से उनका सोशल वर्ल्ड जो है वो आगे बढ़ता है. So there are two central ideas of ethnomethodology. दो central ideas हैं, one is indexicality and the other is reflexivity. So what is indexicality? Indexicality is the context we use. बहुत टाइम क्या होता है कि communication, yes, हम communication करते हैं, हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बट हम जगह according to context, हमारा communication भी different हो जाता है. मान लो तुम अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो तो वो कम्युनिकेशन डिफरेंट होगा, बट व्हेन यू आर टॉकिंग विथ योर पेरेंट्स और यू आर टॉकिंग विथ योर टीचर तो वो कम्युनिकेशन भी डिफरेंट होगा. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आपका कम्युनिकेशन कैसे डिफर करता है, कैसे चेंज होता है. सो दैट इज इंडेक्सिविटी. ओके, नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्सिविटी? रिफ्लेक्सिविटी इज हम हर वक्त क्या करते हैं, सोच समझ के एक्ट और बिहेव करते हैं. ह्यूमन बींग्स है ना, हम लोग इंसान हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं. तो ईच एंड एवरी स्टेप वी टेक, या कुछ भी बोलने से पहले हम सोचते हैं, कुछ भी करने से पहले हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं. सो दैट इज रिफ्लेक्सिबिलिटी. यस. देन और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो एथनोमेथोडोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो ये वाले टर्म्स ज़रूर मतलब इनको याद रखो, क्योंकि ये की टर्म्स की तरह काम आएगा आपको जब भी क्वेश्चन आए. तो इंडेक्सिबिलिटी, रिफ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों हमारे एथनोमेथोडोलॉजी के साथ हैं. फिर और एक टर्म है हमारा ग्लॉसिंग. सो व्हाट इज ग्लॉसिंग? ग्लॉसिंग इज an important method of ethnomethodology is when we are listening to other people's conversation, we focus only on the important points that we want to know about and leave out the other 11 data. That is glossing. क्योंकि मैं भी अभी कितना बक आप लोग के साथ अभी समझा रही हूँ, पर आप लोग क्या करोगे, आप उसी कॉन्वर्सेशन को सुनोगे या इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करोगे जो आपके लिए आपको पता है कि वो इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो मतलब इररिलेवेंट डेटा, जो मैं भी बहुत सारे इररिलेवेंट डेटा बोल रही हूँ, तो उसको आप इग्नोर करोगे. सो दैट इज द मेथड ऑफ ग्लॉसिंग. ओके, और ये एथनोमेथोडोलॉजी में यूज होता है. He gave the famous theory of cultural or judgmental dupe, where he says that individuals are not just puppets as the hands of society, but rather individuals are more important than society. So cultural dupe या judgmental dupe क्या है? बेसिकली क्या होता है कि हमारे समाज में ऑब्वियसली दिस इज अ
समाज में क्या होता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी है या मैक्रो स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी है, उसी हिसाब से इंडिविजुअल्स जो है उनको एक्ट या बिहेव करना पड़ता है। बट कल्चरल ग्रुप थ्योरी ये कहता है कि इंडिविजुअल्स खाली ऐसे कठपुतली नहीं है, समाज जैसे नचाएगा वैसे ही इंसान ऐसे नचेंगे नहीं। मतलब इंसान जो है, इंडिविजुअल्स जो है, उनके भी अपने सोच विचार है, वो अपने हिसाब से करेंगे। सो दैट इज नोन एज कल्चरल ग्रुप। यस, जिसमें वो लोग इंडिविजुअल्स को मोर इम्पोर्टेंट मानते हैं सोसाइटी से। फिर ये जो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज है वो है तुम्हारा जो एथनो मेथोडोलॉजी में ये यूज़ करते हैं, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। कॉन्वर्सेशनल एनालिसिस, अकाउंटिंग, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, सर्विस लाइन, एक्सेट्रा प्रिंसिपल, डॉक्यूमेंट्री मेथड। सो ये कुछ मेथड्स है, कॉन्वर्सेशनल एनालिसिस, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। सो इनको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप भी इसको नोट डाउन करके रखना। सो ये मेथड्स एथनो मेथोडोलॉजी में यूज़ होता है। सो प्रैक्टिकल रीजनिंग इन एथनो मेथोडोलॉजी, सो हम प्रैक्टिकल रीजनिंग को यूज़ करते हैं एथनो मेथोडोलॉजी। सो ही कॉल्ड एथनो मेथड्स एज रिफ्लेक्सिव अकाउंटेबल। अकाउंटेबल तो है ना, सो उन्होंने प्रतिवर्ती रूप से जवाबदेह बताया, रिफ्लेक्सिवली अकाउंटेबल। Ethno methodology is not a macro approach but also not a micro approach completely. They follow artful practices of both. So ये पूरा लाइन जो है, एक क्वेश्चन आया था तुम्हारा कि एथनो मेथोडोलॉजी मैक्रो अप्रोच है, माइक्रो अप्रोच है, ए में मैक्रो अप्रोच, बी में मैक्रो अप्रोच, सी में आर्टफुल प्रैक्टिस ऑफ बोथ माइक्रो एंड मैक्रो, और फोर्थ में नन ऑफ दी अबव आया। तो उसमें आपको एथनो मेथोडोलॉजी को माइक्रो अप्रोच में खाली टिक नहीं करना है। सो एथनो मेथोडोलॉजी इज अ आर्टफुल प्रैक्टिस, मतलब दोनों का प्रभाव से हमारा एथनो मेथोडोलॉजी बना है, बोथ मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, इसको याद रखना। और ये इनके इम्पोर्टेंट बुक्स है, स्टडीज इन एथनो मेथोडोलॉजी 1967, सीइंग सोशियोलॉजिकली द रूटीन ग्राउंड्स ऑफ सोशल एक्शन 2005, एथनोमेथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ वर्क 1986। देन कम्स टू अल्फ्रेड शूट्स। ओके, अल्फ्रेड शूट्स भी हमारे इम्पोर्टेंट थिंकर है, जिनका जन्म हुआ था 1899 में एंड ही डाइड इन 1959, और इनको हम लोग फेनोमेनोलॉजी के साथ जोड़ते हैं। So Alfred Schut was an Austrian philosopher and sociologist who contributed to phenomenological traditions. So phenomenology is a philosophical movement founded in the early years of the 20th century by Edmund Husserl and was later expanded by Alfred Schut. So ये हमेशा याद रखना कि phenomenology के जो फाउंडर थे वो हमारे एडमंड हुसर्ल थे, पर उसको बाद में हमारे अल्फ्रेड शूट्स जो थे उन्होंने एक्सपांड किया। तो इसीलिए हम फादर ऑफ फेनोमेनोलॉजी अल्फ्रेड शूट्स बोलते हैं और फाउंडर एडमंड हुसर्ल होते हैं। यस, सो यही मैंने लिखा, फाउंडर हमारे अल्फ्रेड शूट्स है और फादर ऑफ फेनोमेनोलॉजी इज अल्फ्रेड शूट्स। सो इसको भी आपको याद रखना है। So phenomenology is a radical alternative to positivism and is primarily concerned with the systematic reflection on and on the study of structures of consciousness. So obviously phenomenology जो है हमारा वो positivism का opposite है, alternative। क्योंकि positivism में क्या है, आप लोग मैक्रो अप्रोच को देखोगे, सब कुछ वेरीफाई होगा, क्वांटिटेटिव होगा, तो वो सब हमारा पॉजिटिविज्म में है। बट फेनोमेनोलॉजी क्या है, फेनोमेनोलॉजी सब्जेक्टिव। सबसे पहली बात, फेनोमेनोलॉजी माइक्रो स्टडी है, माइक्रो, हम इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस करते हैं। या सो इसमें ज़्यादातर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं रेदर देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यस, सो इन फेनोमेनोलॉजी एम्पैथी इज इम्पॉर्टेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंटर सब्जेक्टिविटी। व्हाट इज एम्पैथी? यस, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मुझे आपका दुख समझ में आ रहा है। कैसे आता है? मैं तुम्हारा दुख कैसे समझ सकती हूँ? क्योंकि मान लो मैंने किसी अपने खुद के पेरेंट को लॉस किया है। यस, तो अगर मान लो किसी और इंसान ने अपने पेरेंट को लूज किया है, तो मैं बोलूँगी उनको ना कि मैं आपका दुख समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी उसी दुख से गुजरी हूँ। दैट इज एम्पैथी। इन दिस वे इंटर सब्जेक्टिविटी होता है, हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ। सो लाइफ फोल्ड के बारे में बोलते हैं। लाइफ फोल्ड इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अनवेल, मिटवेल, वॉरवेल, फॉगवेल। सो अनवेल, मिटवेल, वॉरवेल, फॉगवेल मतलब तुम्हारे जो कॉन्टेम्परीज है, मिटवेल में जो तुम्हारे कॉन्टेम्परीज है बट जिनको आप कभी नहीं मिलते हो, वॉरवेल में तुम्हारे फ्यूचर वाले हैं, फॉगवेल में भी तुम्हारे फ्यूचर वाले ही हैं।
तो ये थोड़ा सा देख लेना, बट इसको आप याद रखना, ये 4 जो पार्ट्स है लाइफ वर्ल्ड का, इनका नाम आपको याद रखना है। और स्टॉक ऑफ नॉलेज, कि हम इंसान जो है कैसे एक्ट और बिहेव करते हैं, हाउ, क्योंकि हमारे दिमाग में एक स्टॉक ऑफ नॉलेज ऑलरेडी पहले से है, और वो स्टॉक ऑफ नॉलेज तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया, थ्रू दी सोशलाइजेशन प्रोसेस। बचपन से लेके अब तक आप बड़े हुए हो, आप बहुत सारी चीज़ों को आप जानते हो, तो वो आपके दिमाग में आया कहाँ से, सोशलाइजेशन प्रोसेस से ना। तो स्टॉक ऑफ नॉलेज इज द रूल, सोशल रेसिपीज एंड कॉन्सेप्शंस ऑफ अप्रोप्रिएट कंडक्ट। आपको कैसे बिहेव करना है, एक्ट करना है, सब कुछ आप सोशलाइजेशन प्रोसेस से सीखे हो। सो दैट इज योर स्टॉक ऑफ नॉलेज। और people consider stock of knowledge as paramount reality. So yes, stock of knowledge is your reality, वो आपके पास है। So actors engage in typification which facilitates entrance into the social world. Typification, sorry. So typification वाला word जो है ये भी आपको याद रखना है। स्टॉक ऑफ नॉलेज, पैरामाउंट रियलिटी, ये सारा चीज़ हमारा फेनोमेनोलॉजी के साथ जाएगा। The three main pillars of phenomenology are intersubjectivity, typification and natural attitude. So ये तीनों को भी आपको याद रखना है। Intersubjectivity, जैसे अभी मैंने बोला एम्पैथी, एम्पैथी के थ्रू क्या हो रहा है, हम इंटरसब्जेक्टिविटी कर पा रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ में आ रहा है, आपको मेरी बात समझ में आ रहा है। टाइपिफिकेशन मतलब हम लोगों को टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, उसी हिसाब से ना, जो मान लो क्या होता है कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो हम टाइपिफिकेशन करते हैं। नेचुरल एटीट्यूड, जो हमारा अपने से नेचुरली जो एटीट्यूड आता है, तो ये हमारा तीनों मेन पिलर्स है ऑफ फेनोमेनोलॉजी। सो सम की टर्म्स एसोसिएटेड विद फेनोमेनोलॉजी आर रिफ्लेक्शन, माइक्रो स्टडी, एवरीडे मीनिंग, रिलेटिवली अनरिफ्लेक्टिव स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, एम्पैथी, इंटरसब्जेक्टिविटी, लाइफ वर्ल्ड, रेसिप्रोसिटी, नेचुरल एटीट्यूड। तो ये वाले जो टर्म्स हैं इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, और इनको आपको हमेशा फेनोमेनोलॉजी के साथ ही जोड़ के याद करना है, ताकि एग्ज़ाम में कभी भी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आपके दिमाग में वो क्लिक कर जाएगा। ओके, देन कम्स द इम्पॉर्टेंट बुक्स। फर्स्ट इज द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड 1932, द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ल्ड 1973, ऑन द फेनोमेनोलॉजी एंड सोशल रिलेशंस 1970, The Stranger and Essay in Social Psychology 1944. So these are the important books. Okay. Then the last thinker जो हमारे आज के क्लास में है वो होगा आइविंग गॉफमैन। सो आइविंग गॉफमैन हमारे 1922 में इनका जन्म हुआ था, 1982 में इनकी डेथ हुई, और इनको हम सिम्बॉलिक इंटरेक्शंस में ही जोड़ते हैं, पर इनका जो फेमस अप्रोच है उसको हम ड्रामाटोलॉजी बोलते हैं। And he was a Canadian-born American sociologist, social psychologist, and writer, and one of the influential American sociologists of the 20th century. So 20th century के ये एक influential American sociologist है। So ये symbolic interactionism में आएंगे, phenomenological approach में आएंगे, जहाँ पे उन्होंने लाइफ को एक ड्रामा की तरह देखा है, जो ड्रामाटोलॉजिकल अप्रोच में हमेशा पढ़ाती हूँ आप लोग को, जो हमारी क्या बोलते हैं, हमारी जो ज़िंदगी है वो एक रंगमंच की तरह है, क्योंकि हम जो हैं हम इस रंगमंच के एक्टर्स हैं, तो हमेशा हम एक्टिंग ही करते रहते हैं, और इसी रंगमंच में एक फ्रंट स्टेज है और एक बैक स्टेज है। सो फ्रंट स्टेज में हम हमेशा एक्टिंग करते हैं, हमेशा एक रोल प्ले करते हैं। आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ टीचर, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ मदर, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ वाइफ। और जो हमारा बैक स्टेज है, जो हमारा घर है, यस, या फिर मान लो जब हम रात को सोते हैं तब हम किसी को इम्प्रेस ना कर रहे हैं ना कुछ, हम वी आर एट ईज, सो दैट इज योर बैक स्टेज। यस, सो इन कॉन्सोनेंस ऑफ हिज थियोरेटिकल अप्रोच ही टॉक्ड ऑफ फ्रंट स्टेज एंड बैक स्टेज। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया। फिर इम्प्रेशन मैनेजमेंट, मतलब जब भी हम फ्रंट स्टेज में होते हैं हमेशा इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर सोशल सेटिंग्स एंड अपीयरेंस आर दी टूल्स फॉर इम्प्रेशन मैनेजमेंट। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल डिस्टेंस, रोल डिस्टेंस के साथ हम गॉफमैन को रखते हैं। टोटल इंस्टीट्यूशंस के बारे में ही किया है उन्होंने। तो टोटल इंस्टीट्यूशन बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग काम करते हैं और रहते हैं, यस, जो बल्कि बिल्कुल ही आउटर सोसाइटी के साथ उनका बिल्कुल ही कनेक्शंस हट जाता है। जैसे मान लो जो जेल है, प्रिजनर्स जेल में रहते हैं, तो जेल इज़ अ टाइप ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि
जेल में कैदी जो है वो आउटसाइड सोसाइटी के साथ उनका कोई कांटेक्ट रहता नहीं है, पर वो कैदी जो है मिलके वहाँ जेल में रहते हैं। देन गवर्नमेंट ने 5 टाइप ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया है, तो ये मैंने अगर अभी लिखा नहीं है तो ये आपके लिए होमवर्क है, देख लेना व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशन एज डिस्कस्ड बाय गवर्नमेंट। उन्होंने असाइलम्स और स्टिग्मा के बारे में बताया है। स्टिग्मा स्टिग्मा मतलब हिंदी में होता है, इसका मतलब बदनाम ना, ओके, कलंक। यस, स्टिग्मा मीन्स कलंक ना। सो ये स्टिग्मा भी इनके हिसाब से 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिसक्रेडिटेड एंड दूसरा है डिसक्रेडिटेबल। सो ये कुछ टर्म्स हैं, आपको याद रखना है। स्टिग्मा जो या कलंक जो एक इंसान के ऊपर लगता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिसक्रेडिटेड एंड एक होता है दूसरा होता है डिसक्रेडिटेबल। In a study of stigma, he talked about mortification of the self, where an individual is ashamed of oneself. मान लो मेरे ऊपर कोई कलंक लग गया, यस, कि इसकी माँ भाग गई या कुछ इस टाइप का गंदा मतलब इंजाम या कलंक लग गया मेरे ऊपर, तो मेरा सेल्फ जो है मोटिफाई हो जाएगा, मुझे अपने ऊपर शर्म आने लगेगी। सो दैट इज नोन एज मोटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ। और उन्होंने 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज विद रेस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस। तो जो भी हम फ्रंट स्टेज में जब होते हैं, जब भी हम कोई रोल परफॉर्म करते हैं, तो जब हम रोल परफॉर्म करते हैं तो उसमें उन्होंने 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में बताया। तो ये 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या है? सबसे पहला वाला है तुम्हारा बिलीफ, सेकेंड वाला है तुम्हारा मास, थर्ड इज ड्रामेटिक रियलाइजेशन, फोर्थ आइडियलाइजेशन, मेंटेनेंस, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टिफिकेशन। सो हिंदी में भी आप देख सकते हो कि जब भी हम कोई रोल प्ले करते हैं तो विश्वास होना चाहिए, मुखौटा, नाटकीय एहसास, आदर्शीकरण, रखरखाव, गलत गवाही, बयानी और रहस्य। सो दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स वाइल परफॉर्मेंस, ओके। और वो 5 टाइप ऑफ सीक्रेट्स के बारे में भी बात करते हैं कि कुछ रहस्य, सीक्रेट मतलब रहस्य होता है ना, तो ये रहस्य भी 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला वाला है तुम्हारा डार्क सीक्रेट, फिर स्ट्रेटेजिक सीक्रेट, इनसाइड सीक्रेट, एंट्रस्टेड सीक्रेट एंड फ्री सीक्रेट। यस, अगर हिंदी में बोले तो गहरे रहस्य, रणनीतिक रहस्य, अंदरूनी रहस्य, सौंपे गए रहस्य और मुफ्त रहस्य। ओके, सो इसको भी आप लोग नोट डाउन करके रखो। और ये इनके इम्पोर्टेंट बुक्स है, एनकाउंटर है, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, इंटरेक्शन रिचुअल, जेंडर एडवर्टाइजमेंट्स, फॉर्म्स ऑफ टॉक, presentation of self in everyday life, फिर स्टिग्मा, notes on the management of spoiled identity, asylums, then frame analysis। ओके, सो ये इनके कुछ important बुक्स हैं। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी कल में जो हमारा यूनिट 1 का पार्ट 4 है, जिसमें हमारे पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स है, कल के क्लास में वो रिवीजन मैं लेके आऊँगी। यस, सो दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल डू सो, एंड ऑल्सो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ये उसका लिंक है। और लिंक अगर इससे नहीं भी हो रहा है, बाद में आप लोग मेरे जो पर्सनल यूट्यूब आईडी है उसमें भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोग को जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं आप लोग को जोड़ दूँगी। एंड स्टूडेंट्स, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। So we'll end the class now. Bye students.